तो ये कहानी है माइक की। माइक एक राइटर है और वो भूतों और गॉड पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। माइक इस टाइम अपनी एक सक्सेसफुल बुक के इंटरव्यू के लिए आया है जिसका नाम था 10 हॉन्टेड होटल्स। इस किताब को लिखने से पहले वो 10 ऐसे होटल्स में गया था जहाँ के लोग क्लेम करते थे कि वो हॉन्टेड है, और वहाँ जो भी उसने एक्सपीरियंस किया वो अपनी इस किताब में लिखता था। इसी वजह से उसकी किताब बहुत मशहूर हुई थी। इसके इस किताब लिखने के बाद लोग धड़ाधड़ उसे मैसेजेस करने लगे थे कि वो आकर उनके होटल्स में रहे और उनके होटल्स में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करे। ज्यादातर होटल्स इनमें से ऐसे हुआ करते थे जिनमें कोई भूतिया एक्टिविटी नहीं होती थी, लेकिन वो अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए अब माइक को अपने होटल बुलाने लग गए थे। इधर दोबारा हम माइक को एंकर्स के सामने देखते हैं जहाँ एक एंकर उससे सवाल करता है कि आप ऐसी किताबें लिखते ही क्यों हैं, ये काम आपने शुरू क्यों किया। जिसका माइक ने जवाब दिया कि मैं बस एक रीजन, एक वजह तलाश कर रहा था, कोई ऐसी वजह जिससे मैं गॉड पर बिलीव कर पाऊँ और जिससे मैं अपनी मरी हुई बेटी से मिल पाऊँ। खैर, इस इंटरव्यू के बाद माइक सर्फिंग करने के लिए सी साइड पर चला जाता है जहाँ समुद्र की लहरों के बीचों बीच सर्फिंग करते हुए एकदम से उसका ध्यान किसी और सोच में चला गया और पीछे से आने वाली बुरी लहर ने उसके सर्फिंग बोर्ड को ही उल्टा दिया, जो जोर से उसके सर पर टकराने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। बेहोशी में माइक डूबता जा रहा था और इसके बाद सीन कट होकर दिखाया गया कि समुद्र की लहरों ने माइक को लाकर जमीन पे ला बैठा है। माइक को यहाँ होश भी आ गया था, लेकिन अभी पूरी तरह वो हर चीज को समझ नहीं पा रहा था। तभी दूर से एक इंसान उसके पास आया जो उसकी मदद करना चाह रहा था, लेकिन तभी माइक ने खांसी की, उसके मुंह से पानी निकला और वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो मौत को बहुत करीब से देख कर आया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसको ज्यादा सदमा नहीं हुआ था। बड़े ही आराम से वो एक कैफे में जाता है, अपने लेटर बॉक्स में से लेटर्स निकालता है और उन्हें पढ़ने के लिए बैठ जाता है। काफी सारे लेटर्स तो एक तरह की इन्विटेशंस थी जिसमें लोग माइक को अपने होटल्स में बुला रहे थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और ये सभी माइक को बकवास लगे सिवाय एक के। ये डॉल्फिन होटल से आया था। इसके अंदर होटल की तस्वीर थी और उसके पीछे लिखा था कि रूम नंबर 1408 में बिल्कुल मत जाना। ये वार्निंग सुनकर उसे थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है और वो इसी लम्हे फैसला कर लेता है कि वो डॉल्फिन होटल जरूर जाएगा, जो था न्यूयॉर्क के अंदर। जाने से पहले उसने कुछ रिसर्च भी की और उसे पता चला कि आज से काफी साल पहले 1938 के अंदर एक फैक्ट्री ओनर ने डॉल्फिन होटल के रूम 1408 के अंदर सुसाइड कर ली थी, और उसके बाद से वहाँ सुसाइड के सिलसिले चलते रहे। 10 से 12 लोगों ने अजीबोगरीब तरीके से उस रूम में सुसाइड की थी। इस वजह से वहाँ जाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। वो जब रिजर्वेशन करवाने के लिए भी कॉल करता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि आप रूम नंबर 1408 के अलावा कोई भी रूम ले सकते हैं, लेकिन रूम नंबर 1408 को हम किसी को नहीं देते। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया। क्या बकवास थी, वो खुद उस रूम में रहना चाह रहा था लेकिन होटल वाले उसे दे नहीं रहे थे। तब वो अपने पब्लिशर को कॉल करता है और उससे कहता है किसी तरह रूम 1408 मैनेज करो, और पब्लिशर अपने लॉयर के जरिए वो रूम माइक के लिए रिजर्व करवा देता है। लेकिन जाने से पहले उसे खुद इस मर्तबा थोड़ी सी नर्वसनेस महसूस हो रही थी जो पहले उसे कभी नहीं हुआ करती थी। रूम में जाने से पहले उसे इस होटल के मैनेजर अपने रूम में बुलाते हैं। असल में वो किसी भी तरह माइक को रूम 1408 में जाने से मना करना चाहते थे। वो माइक से कहते हैं, मिस्टर माइक, ये $800 की शराब आपको मुफ्त में दी जाएगी अगर आप उस रूम में ना जाएं। उनकी इस बात पे माइक जवाब देता है, आपका ये तोहफा भी मुझे रूम में जाने से रोक नहीं सकता। तब मैनेजर सीरियस हो जाते हैं और माइक से कहते हैं, आप जानते हैं ना वहाँ कितनी मौतें हुई हैं। माइक झट से बोला, 12। तब मैनेजर ने नाम सर हिलाते हुए कहा, नहीं 12 नहीं बल्कि 56 मौतें हुई हैं वहाँ पर, जिसमें से सिर्फ 12 को ही पब्लिक किया गया और हर मौत पहले से ज्यादा भयानक थी। बेहतर यही होगा कि तुम उस रूम में ना जाओ, मैं आप एक और मौत यहाँ पर नहीं देख सकता। माइक जवाब में कहता है, अच्छी कोशिश थी मुझे डराने की, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। ये सुनकर मैनेजर हंसा और उसने माइक के सामने एक फाइल रखी जिसमें सभी मरने वाले लोगों की डिटेल्स थी। पहले जिस आदमी ने वहाँ सुसाइड की थी उसने तो अपना गला काट दिया था, और जब उसे देखा गया तो वो मरने से पहले सुई से अपना गला सीने की कोशिश कर रहा था। एक औरत ने अपना मुंह सूप बोल में डालकर सुसाइड की थी। ये बातें सच में चौंका देने वाली थी। पहला ऐसा कोई होटल था जो सच में थोड़ा थोड़ा माइक को हॉन्टेड लग रहा था। मैनेजर उससे कहता है, तुम मेरे ऑफिस में बैठकर 1408 के बारे में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ये पूरी फाइल रखी है तुम्हारे सामने, कोई भी केस स्टडी कर सकते हो। अपनी किताब के लिए जितना मटेरियल चाहिए तुम यहाँ से इकट्ठा कर लो, लेकिन प्लीज उस रूम में मत जाओ। माइक उससे कहता है, क्या मुझे वो बोतल मिलेगी? चुप करके मैनेजर वो $800 की बोतल उसे पकड़ा देता है और माइक वहां से अपने रूम के लिए निकल जाता है। मैनेजर भी उसे लिफ्ट के जरिए उसके फ्लोर पर छोड़ने के लिए आया था। जहाँ लिफ्ट के 14 फ्लोर पर रुकते ही मैनेजर उससे कहता है, मेरा और आपका साथ यहीं तक था, इससे आगे मैं आपका साथ नहीं दूंगा। माइक को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आगे गया और उसने अपना कमरा खोला। खोलने पे ये कमरा बिल्कुल नॉर्मल था,
नॉर्मल फर्नीचर, नॉर्मल लाइट्स, कुछ भी ऐसा वियर्ड नहीं था यहाँ पे। यहाँ तक कि यहाँ की सफाई भी हुई हुई थी। अगर कोई कमरा सालों से बंद होता तो वहाँ धूल तो जरूर होती। माइक इन सारी चीजों पे गौर करते हुए वॉशरूम में जाता है और टॉयलेट पेपर तोड़कर अपना पसीना साफ करने लगता है, जिसके बाद वो वापस रूम में चला गया। रूम का थर्मोस्टेट सही से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से रूम में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इस चीज पे गौर ना करते हुए वो सबसे पहले अपना टेप रिकॉर्डर निकालता है और अपने यहाँ का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने लग जाता है। सब चीजें नॉर्मल थी, नॉर्मल सा फर्नीचर, कुछ दो चार पेंटिंग्स, कुछ अब नॉर्मल, बस ये था कि कारपेट पे दाग धब्बों के निशान थे और एक अलमारी थी जो काफी पुरानी थी। ये सब रिकॉर्ड करने के बाद वो खिड़की के पास गया, खिड़की खोली और बाहर का नजारा चेक किया। बाहर बस कुछ बिल्डिंग्स थी और ट्रैफिक का भयानक शोर था। अभी वो यही सब रिकॉर्ड कर रहा था कि एकदम से उसे गाने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो हड़बड़ा गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो गाना साइड टेबल पे रखे रेडियो में बज रहा था और अब बेड के ऊपर एक बुक के साथ साथ दो चॉकलेट भी थी। वो तकिया जिसे माइक टेढ़ा करके बैठा था, वो तकिया बिल्कुल ठीक अपनी जगह पर था, ऐसे जैसे दोबारा उसे किसी ने ठीक किया हो। और उस पर दो चॉकलेट्स रखी थी जो पहले नहीं थी। इन सब चीजों को लेकर माइक थोड़ा कंफ्यूज हुआ और फिर उसे लगा कि शायद ये सब कुछ मैनेजर का किया धरा है, उसी का कोई चाल है, कोई प्लान है। और यही समझते हुए वो बिना ज्यादा सोचे समझे वो चॉकलेट्स उठाकर खा लेता है और रेडियो को बंद कर देता है। अब उसे ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि जरूर मैनेजर का कोई आदमी इस कमरे में छुपा हुआ है, कोई सीक्रेट कैबिन, कोई सीक्रेट जगह इस कमरे में है। वो उसी चीज को ढूंढने लग जाता है और ढूंढते हुए वो वॉशरूम में जाता है, जहाँ उसने देखा कि वो टॉयलेट पेपर जिसे उसने यूज करके अपना पसीना साफ किया था वो बिल्कुल ठीक तरीके से लगा हुआ था। और एक सेकंड में कोई कमरे में आकर ये सारी चीजें ठीक करके कैसे बाहर जा सकता था। इन चीजों ने उसे सच में थोड़ा सा डरा दिया। लेकिन कमरे की अलमारी में, बाथरूम में, बेड के नीचे कोई भी नहीं था। अचानक माइक की नजर छत पर गई, जहाँ पर वेंटिलेशन कंपार्टमेंट था। उसे ऊपर किसी के होने का एहसास हुआ और अब तो उसे ये बात कंफर्म हो गई कि जरूर मैनेजर का ही कोई आदमी वहाँ पर छुपा हुआ है और माइक को तंग कर रहा है। माइक उसे आवाज लगा के कहता है, अरे थोड़ी और कोशिश करो, इससे काम नहीं बना। कमरे का थर्मोस्टेट खराब होने की वजह से टेम्परेचर काफी बढ़ चुका था। वो अब रिसेप्शन पे कॉल करता है, जहाँ कॉल रिसीव करते ही रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है, क्या अब यहाँ से आप जाना चाहेंगे? माइक चिढ़ जाता है और उससे कहता है, अरे नहीं, मेरे कमरे का थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा, फौरन से पहले यहाँ पर किसी इंजीनियर को भेजा जाए। ये कहकर वो फोन काट देता है और अब उसके दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं कितने लोगों की यहाँ मौत हुई है। ये सोचते ही वो कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करता है और यूवी लाइट से कमरा देखने लगता है, जहाँ उसे खून के धब्बे और अजीबोगरीब निशान दिखाई दे रहे थे। एक दो मरतबा तो उसे इंसानों की परछाई भी दिखाई दी। इन चीजों को देखकर माइक का सच में पसीना छूट गया था। वो सोफे पे बैठकर ये सारी चीजें अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने लगता है और तभी उसके दरवाजे पे नॉक हो जाता है, जिससे वो ऐसे घबरा गया जैसे कोई भूत उसके कमरे में आ गया हो। करीब जाकर उसने दरवाजा खोला तो ये इंजीनियर था, जो माइक से कहता है, आई एम सॉरी सर, मैं आपके कमरे में नहीं आ सकता, लेकिन हाँ मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूँ आपके रूम का थर्मोस्टेट ठीक करने में। माइक को भी पता था कि वो डरा हुआ है, इसलिए उसके बताए तरीकों से वो खुद ही थर्मोस्टेट ठीक कर लेता है, जिसके बाद इस कमरे का टेम्परेचर काफी अच्छा हो गया। खैर अब वो सुकून से आकर अपने बेड पे बैठता है और अपनी महंगी शराब को एंजॉय करने लगता है कि तभी एकदम से उसके साथ पड़ा हुआ रेडियो ऑन हो गया और इस मर्तबा वो इतनी बुरी तरह से हड़बड़ा था कि उसके हाथ से एक गिलास भी छूट गया। रेडियो पे उसे गुस्सा आया और उसने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन अगले ही सेकंड वो रेडियो खुद ब खुद चल गया और उस पे 1 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो गया। रेडियो पे उसे गुस्सा आने लगा था, उसे जाकर पीछे से रेडियो का स्विच ही उतार दिया, लेकिन इस सब के बावजूद भी रेडियो के ऊपर टाइम चलता रहा और उसे मैनेजर की वो बात याद आई कि इस कमरे में 1 घंटे से ज्यादा कोई भी स्टे नहीं कर पाया और शायद ये वही टाइमर ऑन हुआ था। इसी सब सोचों के दौरान माइक को कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। वो हैरान खिड़की खोलकर बाहर शोर की आवाज से सुनने की कोशिश करता है, लेकिन सच में उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और अब उसे सच में कुछ गलत महसूस हुआ। जैसे ही वो विंडो से बाहर निकलने लगा तो एकदम से विंडो बंद हो गई, उसका हाथ विंडो के अंदर ही क्रैश हो गया। विंडो को बहुत मुश्किलों से खोलने के बाद उसने फाइनली अपना हाथ तो बाहर निकाल लिया, लेकिन अब वो पूरी तरह जख्मी था। वॉशरूम में जाकर वो ठंडा पानी चलाकर अपने जख्म को धोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नल में शदीद गर्म पानी आने की वजह से उसका हाथ झुलस जाता है और वो दर्द में तड़पने लगता है। डर कर वो वापस कमरे में आया तो उसने देखा कि पास पड़ा फोन बज रहा था। उसने फोन उठाया, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, आई एम सॉरी सर, आपको ऑर्डर किया हुआ सैंडविच थोड़ा लेट है। ये सुनकर माइक हैरान हो जाता है और उसे कहता है, मैंने कोई सैंडविच ऑर्डर नहीं किया, सुनो मैं हार गया हूँ, मुझे फौरन इस कमरे से बाहर निकालो और एक टैक्सी बुक करो, मैं जख्मी हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसकी एक नहीं सुनती और अपनी अपनी बात कहकर फोन काट देती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजा खोलने के लिए जब दरवाजे की तरफ जाता है तो दरवाजा अब जाम हो चुका था। उसे लगा कि दरवाजा लॉक हो गया है। उसने चाबी लगा कर जब दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो चाबी भी दरवाजे के अंदर ही टूट गई और उसने जब लॉक खोलने के लिए जोर लगाया
तो लॉक ही उसके हाथ में आ गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। डर अब उसे भी लगने लगा था। दरवाजे के ऊपर हाथ मार मार कर उसने मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाया। यहाँ तक कि उसने दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये दरवाजा तो जैसे पत्थर का बन गया हो। अब उसने पिन होल से बाहर झांकने की कोशिश की, जहाँ उसे बाहर की नजारे के बजाय अपनी ही आंख उल्टा दिखाई दी, और इससे वो और भी ज्यादा डर गया। माइक को किसी भी तरह यहाँ से बाहर जाना था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो खिड़की के पास गया। उसने एक लैंप गिराकर नीचे से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो लैंप सड़क पे गिरने के बजाय हवा में से ही गायब हो गया। अब उसे सामने वाली खिड़की में कोई बैठा नजर आ रहा था। शायद माइक की किस्मत अच्छी थी जो उस आदमी ने माइक को देख लिया। माइक उसे इशारा करके समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पे फंस गया है और वो पुलिस को बुलाए, लेकिन वो आदमी इतनी दूर से उसकी बात नहीं समझ पाता और उसी की जैसे हरकतें करने लगता है। तब माइक पास रखे लैंप को उठाकर अपने मुंह पे रोशनी डालता है, और सामने वाला आदमी भी यही काम करता है। जहाँ उसे देखने को मिला कि सामने जो आदमी था वो कोई नहीं बल्कि उसका रिफ्लेक्शन, उसका डुप्लीकेट था। और अभी पूरी तरह वो ये बात समझ पाता कि उसे सामने वाली खड़े माइक के पीछे एक अजीब सा आदमी छुरी लिए खड़ा दिखाई दिया। कहकर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे भी वही आदमी खड़ा था, जो अब बिना सोचे समझे उसके ऊपर वार करने लगता है। माइक उससे बचने की भरपूर कोशिश कर रहा था और आखिर को माइक ने उसे उठाकर दूर धक्का मार दिया, और जब उसने मुड़कर पीछे देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। अगर वो आदमी यहाँ था तो एक सेकंड में वो गायब कहाँ हो गया। उसने पूरा रूम चेक कर लिया था, वो आदमी यहाँ नहीं था। तब उसे याद आया कि यहाँ आने से पहले उसे मैनेजर ने शराब दी थी और उसने बेड पे पड़ी हुई चॉकलेट्स भी खा ली थी। जरूर उनमें से किसी चीज के अंदर ऐसी ड्रग होगी जिससे उसे ऐसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं और डर लग रहा है। ये बात सोचकर वो रिलैक्स होकर सोफे पे बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी की आवाज आती है जो उसे कहती है, डैडी मैं आपको सुन सकती हूँ। ये उसकी मरी हुई बेटी की आवाज थी, जिसे सुनकर वो भी हैरान परेशान हो गया। चारों तरफ से अब ये आवाज तेज होने लगी और माइक को डर लगने लगा। वो भागकर लिविंग रूम में आया तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब उसने खिड़की की तरफ देखा, जहाँ उसे दिखाई दिया कि दो इंसान खिड़की से गिरकर सुसाइड कर रहे हैं, और ये देखकर वो बुरी तरह डर गया। वो खुद में ही सिमटने लगा जब उसे लिविंग रूम से किसी के गिरने की, किसी के तड़पने की आवाज आई। उसने लिविंग रूम में जाकर देखा तो दीवार टूटी हुई थी और दरारों में से खून निकल रहा था। ये सब देखने के बाद तो डर के साथ साथ माइक कंफ्यूज भी हो गया था। क्या सच था क्या ख्वाब था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। कभी कभार उसे लगता था कि ये बुरा ख्वाब है, लेकिन इतनी सारी अजीब सी चीजों के बावजूद भी ये ख्वाब खुल क्यों नहीं रहा था। साफ मतलब था कि ये सब जो हो रहा था वो हकीकत थी। वो अब रूम में लगा होटल का मैप देखता है और उससे अंदाजा लगाता है कि उसके रूम में और उसके साथ वाले रूम की विंडो में सिर्फ 18 फीट की दूरी है, और यहाँ से निकलने के लिए उसके पास ये आखिरी रास्ता है कि वो अपने रूम की विंडो से निकलकर बन्नी से चलते हुए दूसरे रूम की विंडो तक जाए और वहां जाकर मदद मांगे। उसने ऐसा किया भी, लेकिन अजीब बात ये हुई कि जैसे ही वो विंडो पार करने के लिए बन्नी पे उतरा तो वहां से पूरे होटल की विंडोज गायब हो गई, और ये देखकर वो डर गया। नाचार वो अपने रूम की विंडो की तरफ वापस लौटने लगा, जहाँ से एक औरत ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो नीचे गिर ही जाता, लेकिन उसने बन्नी से लटक कर अपनी जान बचाई और किसी तरह बंद होती खिड़की से वो कमरे के अंदर आने में वापस कामयाब हो ही गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक ट्रैप में फंस गया हो। उसने दोबारा जाकर दरवाजे पे जब होटल का मैप देखा तो वो परेशान हो गया, क्योंकि पूरा होटल का मैप गायब था और पूरे होटल की जगह सिर्फ रूम 1408 ही नजर आ रहा था। ये देखने के बाद जब माइक ने कमरे की चारों तरफ देखा तो वहाँ की सारी विंडोज, सारे दरवाजों के आगे एक दीवार बन चुकी थी, यानी बाहर जाने का अब कोई रास्ता नहीं रहा था। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, यानी वो फंस गया था। मदद के लिए भी किसी को बुलाता तो कैसे, यहाँ के फोन्स भी काम नहीं कर रहे थे। तभी उसे अपने बैग में अपने सेल फोन का ख्याल आया। उसने जब मोबाइल निकाला तो उसमें भी सिग्नल नहीं थे। ये देखते हुए उसने फौरन अपना लैपटॉप निकाला और अपनी वाइफ को कांटेक्ट करने लगा। शुक्र करें कि इंटरनेट चल रहा था और उसकी वाइफ ने कॉल रिसीव भी कर ली, जो उससे नाराज थी क्योंकि काफी अरसे से माइक घर नहीं लौटा था। माइक उससे कहता है ये सारी बातें बाद में हो जाएगी, पहले मेरी बात सुनो। मैं डॉल्फिन होटल के रूम 1408 के अंदर फंसा हुआ हूँ। ये सुनकर उसकी वाइफ कहती है तुम न्यूयॉर्क में हो और फिर भी घर नहीं आए, होटल में ठहरे हुए हो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, ऊपर फायर अलार्म बजने लगा और आग बुझाने के लिए वहाँ पर फायर स्प्रिंकलर्स ऑन हो गए, जिसकी वजह से लैपटॉप पे पानी गिरा और लैपटॉप बंद हो गया। उससे में उसने एक हथौड़ी फायर स्प्रिंकलर पर गिराते हुए उसे तोड़ डाला और तब दोबारा उसे छत पे लगी वेंटिलेशन दिखाई दी और उसने इसी वेंटिलेशन डक्ट के जरिए यहाँ से निकलने का फैसला किया। वो स्क्रू लेकर इसे खोलता है और ऊपर चला जाता है। थोड़ा ही फासला तय करने पर उसे दूसरा कमरा नजर आ गया, जहाँ नीचे एक औरत अपनी बेटी को फीड करवा रही थी। वो इस औरत को आवाज देकर मदद के लिए बुलाता है और औरत जैसे ही ऊपर दिखती है तो उसे देखकर माइक डर जाता है, क्योंकि ये उसी की वाइफ थी और वो बची
जो उसकी वाइफ के हाथ में थी वो उसकी बेटी थी। डरकर वो अगले रूम की तरफ बढ़ा जहाँ नीचे उसे अपने डैड दिखाई दे रहे थे। ये सब देखने के बाद माइक को अपना पास्ट याद आने लगा, अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी। उसकी एक हैप्पी फैमिली थी, लेकिन फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी बेटी को कैंसर है, जिसकी वजह से वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। ये वक्त माइक और माइक की वाइफ दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल था। माइक की वाइफ ने गॉड पे बिलीफ रखा और ये बात समझ ली कि जो गॉड की चीज है उसे गॉड की तरफ जाना चाहिए, और उसने अपनी बेटी को भी यही बिलीफ दिलवाया कि देखो गॉड के पास एक दिन हम सबको जाना है, और जब गॉड के पास चले जाते हैं तो वहाँ हमें हेवन मिलती है। हेवन के अंदर सब कुछ है और वहाँ हमें गॉड भी मिलते हैं। यहाँ से ज्यादा मजा आता है। असल में उसकी मॉम उसे डेथ के लिए तैयार कर रही थी, जबकि माइक का ख्याल था कि उसकी वाइफ को उसे हौसला देना चाहिए जिंदा रहने का। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है और माइक अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा हो जाता है कि अगर वो उसकी बेटी को हौसला देती जीने का तो शायद आज वो जिंदा होती, लेकिन उसने उसकी बेटी को मौत के लिए ही तैयार किया था। उसके दिन रात की इन बातों से उसके डैड भी तंग आ चुके थे। वो उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी वाइफ की कोई गलती नहीं, ये सब गॉड का एक प्लान था, तुम उसे कसूरवार ठहराना बंद करो। इसी चीज को लेकर उन दोनों के दरमियान भी बहस हो जाती है और माइक अपने ही डैड को घर से निकाल देता है, जिसके बाद उसके डैड ओल्ड एज होम रहने लगे थे और इस चीज का उसे पछतावा भी नहीं हुआ था। कुछ अर्सा बाद उसने अपना भी घर छोड़ दिया क्योंकि अब वो अपनी वाइफ से भी नाराज रहने लगा था। आज इस ट्रक के अंदर उसे अपने किए गए हर गुनाह का एहसास हो रहा था। खैर अभी उसे इस मुश्किल से जगह से निकलना था। वो ट्रक के अंदर जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे एक लाश दिखाई देती है जो जालों में लिपटी हुई थी। धूल उसके ऊपर इस तरह जमी थी जिस तरह ये लाश सालों पुरानी हो। करीब जाकर जैसे ही माइक ने उसे देखा तो उसके गले पे सुई धागा लगा था, यानी ये वही इंसान था जिसने सबसे पहले इस रूम में सुसाइड की थी। माइक को देखते ही ये मुर्दा एकदम से जिंदा हो गया और माइक के पीछे भागने लगा। उससे बचते हुए माइक भी पीछे की तरफ भागा, लेकिन उस मरे हुए इंसान ने माइक की टांग पकड़ ली। अपने आप को बचाने के लिए माइक ने उस आदमी को जोर से टांग मारी, आंखें निकलकर उसकी बाहर आ गई और माइक ने जल्दी से वेंटिलेशन डक्ट के अंदर से ही कमरे में जंप कर दी और वो गिरा तो बाहर आ 1408 नंबर कमरे में ही, यानी उसी कमरे में जिसमें वो फंसा हुआ था। अब उसका दिमाग शदीद खराब हो रहा था। उसने अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए अल्कोहल पीने का डिसाइड किया और जैसे ही फ्रिज खोली तो उसे फ्रिज के अंदर होटल का मैनेजर दिखाई दिया जो उससे पूछ रहा था, तो बताओ माइक, क्या अभी भी तुम्हें भूतों पर यकीन नहीं हुआ? माइक जवाब में कहता है, ये सब तुम्हारी चाल है ना, तुम्हें ये सब कर रहे हो मुझे पागल बनाने के लिए। क्या चाहते हो आखिर तुम? मैनेजर कहता है, बस ये बताना चाहता हूँ कि भूत प्रेत भी इसी दुनिया का हिस्सा है और ये दुनिया गॉड ने बनाई है। जिन चीजों को खेल बनाकर तुम लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हो वही चीजें लोगों को होप देती है। गॉड भी लोगों को होप देते हैं और इन हॉन्टेड चीजों से लोगों का बिलीफ बनता है कि मरने के बाद भी एक लाइफ है। ये सारी एक्सप्लेनेशन सुनते ही माइक और कुछ नहीं उसी को बुरा भला कहने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि माइक मैनेजर को नहीं बल्कि फ्रिज को ही बोल रहा था। फ्रिज को बंद करके माइक जब पीछे मुड़ा तो उसे बाइबल नजर आई। उसने बाइबल को उठाकर बोला, ठीक है मुझे यकीन आ गया है, अगर इस दुनिया में सोल्स हैं तो गॉड भी जरूर होंगे। ये कहकर जैसे ही उसने बाइबल खोली तो बाइबल के सारे सफ़े अब ब्लैंक हो चुके थे, जैसे अब ये उसके इम्तिहान का वक्त था। इसी दौरान देखते ही देखते कमरे में सर्दी इतनी बढ़ गई कि माइक ठंड से पागल होने लगा। अपने आप को गर्म रखने के लिए उसने कंबल ओढ़ लिया और कमरे में पड़ी हुई चीजों को जलाने लगा। हर तरफ बर्फ जम रही थी तो ये चीजें भी कुछ काम नहीं कर रही थी, इसीलिए माइक को एहसास होने लगा था कि शायद वो हेल में आ गया है। अभी वो इसी कश्मकश में था कि उसे लैपटॉप से एक आवाज आई। लैपटॉप पे उसकी वाइफ अभी तक वीडियो कॉल पे थी। उसने जल्दी से लैपटॉप खोला और लेडी से कहा कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ। तब उसकी वाइफ जवाब देती है कि पुलिस को तुम्हें अब से काफी देर पहले कॉल करके तुम्हारे बारे में बता चुकी थी। पुलिस 1408 कमरे में आई भी थी लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसकी वाइफ उसे मुश्किल में देखकर कहती है, तुम वहीं रुको, 15 मिनट में मैं तुम्हें लेने आती हूँ। माइक पीछे मुड़कर टाइमर में टाइम दिखता है तो 2 मिनट का टाइम रह गया था। माइक उसे मना करना चाहता था कि ना आओ मुझे लेने, लेकिन तभी कंप्यूटर में माइक की परछाई बोलने लग जाती है, हाँ ठीक है तुम 15 मिनट में आ जाओ। ये सुनकर माइक समझ गया कि अब ये रूम 2 मिनट में तो माइक को शिकार बनाएगा अपना, और फिर ये रूम उसकी वाइफ को भी अपना शिकार बनाना चाहता है। यहाँ दिखाया गया कि टाइमर के खत्म होते ही वहाँ पर तूफानी बारिश होने लगी। कमरे में लगी हुई सारी पेंटिंग्स जिंदा हो गई और जैसे ही माइक ने सामने लगी हुई पेंटिंग के अंदर गुस्से में हथौड़ी मारी तो समंदर की पेंटिंग के अंदर से जैसे मानो समंदर का सारा पानी इस कमरे में इकट्ठा हो गया और माइक डूब गया। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वो समुद्र के साहिल पे था और ये वही सीन है जब सी साइड पर पहले माइक बेहोश हुआ था।
इस टाइम जो आदमी माइक को देखकर उसकी मदद करने को आया था, जो माइक को हॉस्पिटल ले गया, और वहाँ पर माइक की वाइफ भी उससे मिलने के लिए आई। माइक उसे उठकर घबराते हुए सारी स्टोरी बताता है, डॉल्फिन होटल के रूम 1408 में जो कुछ उसके साथ हुआ था। वो उससे कहता है तुम वहाँ कहीं मत जाना, तुम वहाँ गई तो नहीं थी। माइक की वाइफ उससे कहती है नहीं, मैं भी उधर नहीं गई, ना ही तुमने मुझे कोई वीडियो कॉल की थी और ना ही मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करके तुम्हारे पास भेजा था। तुम्हारे दिमाग पे चोट लगी है, शायद इसी की वजह से तुम्हें ऐसे हेलुसिनेशंस हो रहे हो। सच में जितना सब कुछ उसके साथ हो गया था, अब तो उसे भी लगने लगा था कि जब वो बेहोश था तब ऐसी बुरी चीजें उसे दिखी हो। लेकिन जो भी था वो गॉड और सोल्स पे बिलीव करने लगा था। एक अजीब बात बस जो उसे हमेशा तंग करती थी कि जो कुछ उसने ख्वाब में देखा था वो उसे भूल नहीं रहा था, ऐसे जैसे उसके साथ ये सब कुछ सच में हुआ हो। वो अपनी इस सारी चीज के ऊपर एक किताब लिख डालता है और जैसे ही पब्लिशर को देने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है तो दिखता है कि पोस्ट ऑफिस में तो डॉल्फिन होटल के ओनर का बेटा खड़ा था। वहाँ के सारे लोग भी एकदम से डॉल्फिन होटल के स्टाफ में बदल गए और वो हथौड़ा लेकर यहाँ की दीवारें तोड़ने लगे, और एकदम से दोबारा माइक पहुंच गया होटल डॉल्फिन के रूम 1408 के अंदर। ये कमरा एक खंडर बन चुका था। माइक को समझ नहीं आई उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसकी बेटी किटी उसके सामने आ जाती है, जिसे वो गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड वो भी जलकर राख हो गई। ये देखकर वो खुद उठ गया और उसने देखा दोबारा रेडियो के अंदर टाइमर अब खत्म हो गया था। 1 घंटे का टाइमर खत्म होने पर ये कमरा बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गया और तब यहाँ पर एक बेल रिंग भी हुई। उसने फोन उठाया था, दूसरी तरफ रिसेप्शन से कॉल आई थी। वो गुस्से में उनसे कहता है क्या चाहते हो तुम लोग, मुझे मार क्यों नहीं देते, इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो। जवाब में उसे कहा जाता है मिस्टर माइक, अगर आप चाहें तो हर घंटे ऐसी ही सर्विस हमारी एंजॉय कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप हमारी एक्सप्रेस चेकआउट सर्विस ले लें। ये सुनकर उसकी जान में जान आई। चेकआउट करने के लिए जैसे ही वो बाहर आया तो उसे फांदी का फंदा लटका हुआ दिखाई दिया, जिसका मतलब वो समझ गया कि यहाँ से चेकआउट का मतलब था मौत। और तभी यहाँ खड़े हुए उसे सारी बात समझ आ गई। यहाँ पर आने वाला हर इंसान क्यों मर जाता था, अपनी जान क्यों ले लेता था, क्योंकि ये कमरा ही एक शैतान था जो लोगों को उनके किए गए गुनाहों की याद दिलवाकर उन्हें मार डालता था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे सामने शीशे में अपनी फंदे से लटकी हुई लाश नजर आई। ये देखकर वो वापस फोन के पास गया और उसने रिसीवर उठाकर कहा मैं चेकआउट तो करूंगा लेकिन अपने तरीके से। ये कहकर उसने शराब की बोतल का एक बॉम्ब बनाया और खुद सिगरेट के कश लगाने के लिए बैठ गया। बॉम्ब को जलाते हुए उसने कमरे की साइड पर गिरा दिया और खुद वो बड़े ही आराम से सिगरेट पीता रहा, क्योंकि अब उसके दिल में सोच आ गई थी कि वो मरेगा तो जरूर, लेकिन इस मर्तबा वो अपनी मौत को जाया नहीं जाने देगा। इस मौत के साथ वो इस कमरे को भी खत्म कर देगा ताकि आगे किसी की मौत ना हो। यहाँ दिखाया जाता है कि रूम 1408 में आग लगने की वजह से पूरे होटल के अंदर हड़बड़ी मच गई थी। यहाँ पर माइक की वाइफ भी आती है जो पुलिस वालों को कहती है ऊपर रूम 1408 में माइक फंसा हुआ है, उसे बचाओ। लेकिन पुलिस उसे बताती है वो कमरा बिल्कुल जल चुका है और अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उस रूम के जलते ही रूम के बाहर से रूम नंबर 1408 की ईंट किसी खून की तरह बहकर मिट जाती है, जिसका मतलब था कि अब लोगों के लिए ये शराबित कमरा खत्म हो गया। और इस सब के बाद हमें बस माइक का फ्यूनरल दिखाया गया। माइक के फ्यूनरल पर होटल का मैनेजर भी आया था कुछ चीजें लेकर जो वो माइक की वाइफ को देता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ पर मैनेजर ने माइक की वाइफ से कहा था आपके हस्बैंड की मौत हमारे लिए फायदा है, उनकी मौत ने उस रूम को खत्म कर दिया है जिसमें कई लोगों की और मौत भी हो सकती थी, लेकिन अब वो कमरा खत्म हो गया। ये सुनकर माइक की वाइफ वापस चली गई और वो मैनेजर भी अपनी कार के अंदर आ गया, जहाँ उसे फौरन अपनी कार की बैक साइड पर चले हुए माइक की लाश दिखाई दी, जिसे वो अपना वहम समझते हुए गाड़ी चलाकर आगे चला जाता है। यहाँ मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दोबारा रूम 1408 दिखाया गया, जो असल में तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन वो एक दूसरी डायमेंशन में, एक दूसरी दुनिया में अभी भी जिंदा था, जहाँ खड़ा हुआ माइक सिगरेट के कश लगा रहा था। तभी उसकी बेटी उसे आवाज देती है और वो दरवाजे के आर पार होते हुए अपनी बेटी के साथ चला जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि माइक अभी भी भूत बनकर आफ्टर लाइफ में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और इस पूरी मूवी से हमें ये सीखने को मिला कि ये दुनिया गॉड ने ही बनाई है और सोल्स भी इसी दुनिया का हिस्सा है और हम सब लोग मरकर एक आफ्टर लाइफ भी जिएंगे। बस इसी सबक के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।